हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 27 नवंबर और 27 नवंबर साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए प्यारे दोस्तों, हम लोग हमारे आज के इस वैल्यूबल सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को राधे राधे। कल आपसे सवाल पूछा था मैंने कि हाल ही में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया डीजी फ्रेमवर्क की घोषणा की गई है, जो भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर समर्थन में एक नया अध्याय है। निम्नलिखित में से किस देश ने इस पहल को शुरू करने के लिए सहयोग किया है। तो इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ मतलब डिजिटल चीज़ें हैं, डिजिटल हेल्थ पे फोकस करना, इन सभी चीज़ों के मामले में ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ये हमारी मदद करेगा। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इस सवाल का ठीक रहेगा, ऑस्ट्रेलिया हमारी इसमें मदद करेगा। अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके प्रतिज्ञा बैच है उसको ले सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, प्रतिज्ञा बैच में कुछ करंट अफेयर्स के फाइल्स और करंट अफेयर के वीडियोस जो है ना वो आपके इस वीकेंड पे अपडेट्स होंगे। जो बच्चा इस बैच का है तो उनको मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन दे रहा हूँ। ठीक है ना, करंट अफेयर की फाइल, करंट अफेयर के वीडियोज़ जो है ना इस वीकेंड पे अपडेट हो जाएंगे। वेलफेयर स्कीम्स हो गई यहाँ आपकी काफ़ी सारी, और के साथ साथ जो है ना कुछ टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है मैंने सेलेक्ट किए हैं। कुछ आपके इस पूरे साल के 400 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, लगभग 400 क्वेश्चन है जो टॉप क्वेश्चन है आपके, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस बैच के अंदर अपडेट कर दूंगा। वन लाइनर क्वेश्चन टाइप के हैं और कुछ हैंड रिटन नोट्स भी हैं जो आपके मंथली नोट्स में आते हैं। जैसे अगस्त के, सितंबर के, वो हैंड रिटन है, वन लाइनर, जो कुछ खास चुने हुए, मतलब आपको इधर उधर आलतू फालतू कुछ भागना नहीं है, जो पेपर के लिए आ सकते हैं वही सारे आपके। ठीक है, इसी बैच में मिलेंगे आपको, प्रतिज्ञा में ही। हरियाणा के किस जिले की महिला रेनू सांगवान, बहुत अच्छे सवाल। अच्छा, आज के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे बता देता हूँ मैं आपको पहले ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है आज का आपका। हरियाणा के किस जिले की महिला रेनू सांगवान को मंगलवार 26 नवंबर को नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। झज्जर की रहने वाली है रेनू सांगवान, इनको, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। हरियाणा की झज्जर की महिला रेनू सांगवान को अभी सम्मानित किया गया। ये अवार्ड इन्हें दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ललन यादव ने दिया है। रेनू को शॉल के साथ मोमेंटो और 5 लाख रुपए का चेक भी दिया है। रेनू को मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड के लिए भी चुना गया है। वह झज्जर के गांव फरमाना गांव की रहने वाली है। इनके पति कृष्ण पहलवान ने 10 गायों के साथ गोपालन स्टार्ट किया था। साल 2018 में उनके पति का निधन हो गया। इसके बाद रेनू ने पति के ही सपने को पूरा करने की ठानी और इसके लिए पहले बेटे विनय को वेटनरी का कोर्स करवाया। फिर गोकुल फार्म श्री कृष्ण गोधाम की संस्था बनाकर गोपालन स्टार्ट कर दिया। अब इनके पास 250 से 300 गोवंश है और अब हर दिन करीब 700 से 800 लीटर का दूध का उत्पादन होता है। इनकी गायों का दूध दिल्ली में 120 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिकता है और घी भी 12 देशों को भेजा जाता है। यहाँ गाय को बांसुरी की धुन भी सुनाई जाती है और इसके अलावा खुले बाड़े में रखी जाती है। जितनी भी गायें हैं वो गोकुल फार्म की, जो श्री कृष्ण गोधाम की गायों को बड़े को खुले बाड़े में रखा जाता है और उनके ही खेतों में जो है ना तैयार किया गया हरा चारा है वो इनको खिलाया जाएगा। और इसके अलावा 300 एकड़ से ज़्यादा की पंचायती जमीन पर चराने के लिए भी इनको लेके जाया जाता है। गायों को चारा खिलाना, बाहर निकालना, उस समय बांसुरी की धुन बजाई जाती है जिससे थोड़ा उनको पॉजिटिविटी रहे, या एक कहते हैं ना पौराणिक चीज़ें हैं उनसे भगवान श्री कृष्ण से रिलेट कर सके। गौशाला में हरियाणवी, साहिवाल, थारपाकर, राठी, गिर, ये इस प्रकार की गायें की नस्लें जो रख रखी है। 20 लोगों ने शुरू किया है गोपालन। इनसे प्रेरित होके गांव, आसपास के गांव के 20 लोगों ने भी गोपालन स्टार्ट किया है और लोगों के पास, उनके पास भी लगभग 500 के आसपास गायें पहुंच चुकी है। और इनका जो घी है ना बिलोना विधि से है, मतलब ये प्योर बिलोना से ही घी निकालते हैं। ऑस्ट्रेलिया कोई मशीन का प्रयोग नहीं करते। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका समेत फिलीपींस जैसे 12 देशों में 3500 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा जाता है। सालाना टर्नओवर लगभग 3 से 4 करोड़ का है इनका, इसी डेयरी से। और बहुत ज़्यादा जरूरी सवाल होते हैं ऐसे वाले, कई बार पेपरों में आते हैं ये सवाल डायरेक्ट ही। देखो ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड तो है ही है, बल्कि दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये मोटिवेशन का भी पॉइंट है। जैसे मेरा हमेशा आप बच्चों को कहना है, या इस वीडियो के माध्यम से, या एक अध्यापक होने के नाते, या जितना एक्सपीरियंस गेन किया उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि
देखो, आप जॉब करने की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, जॉब कर रहे हो, जॉब करने की तैयारी कर रहे हो आप लोग, बिल्कुल कीजिएगा। सरकारी नौकरी की जी जान लगा के तैयारी कीजिएगा। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी किंचित कमी रह जाए जिंदगी में, कहीं ऐसा रिग्रेट महसूस करना पड़े कि यार काश मैं उस समय कर लेती या कर लेता तो शायद और अच्छा हो जाता। बिल्कुल करना है जी जान लगा के। कहीं 1% कई बार चूक रह जाती है किसी वजह से। जैसे आपका 99% तो आपकी मेहनत रह जाती है, पर 1% कहीं ना कहीं आपका उस दिन का समय भी होता है, उस दिन की नक्षत्र घड़ियां ये भी होती है कहीं ना कहीं। मतलब आपका कहने का मतलब आपका खुद का भाग्य या आपकी खुद की किस्मत ने कुछ और ही लिखा होता है। उस समय कई बार बच्चे टूट जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आते हैं, पर्सनली मैं बात करता हूँ, मुझे बड़ा पसंद होता है। कई बार अपनापन अपना भाई मान के, अपनी बहन मान के, अपनी दोस्त मान के, अपना दोस्त मान के, अपने बड़ा मान के, जब कभी समय लगता है तो मैं खुद फ़ोन कर लेता हूँ, बल्कि जिनका कॉल आया हुआ होता है। तो आप से कनेक्ट होना, बातें करना, इसमें कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। तो महसूस होता है, रोते हैं बच्चे, तो मैं तो एक बार तो कहता हूँ कि ठीक है, जी भर के रो लीजिएगा, अगर इससे कुछ होता है तो। कई बार तो इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि सर हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करें, सुसाइड कर रहे हैं। और मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि बच्चे कर भी लेते हैं। उस फेज तक ना जाएं, उसलिए एक बात कह रहा हूं मैं आपको। ऐसा मत सोचिएगा कि जो भी सब कुछ है 100% है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। इंडियन कोस्ट गार्ड को मैंने ज्वाइन किया, ठीक है ना, इसके अलावा सेलेक्ट हुआ मैं इंडियन कोस्ट गार्ड के यांत्रिक इंजीनियर के लिए। मैं ही सिलेक्ट हुआ था एक और पोस्ट के लिए जम्मू जिंद्रा कनियाला में, साल 2017 में, 10 अगस्त 2017 के अंदर सेलेक्ट हुआ था मैं, टेलीफोन इंजीनियर। नहीं पसंद तो मैंने दूसरे जो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था, मुझे मुझे एक अध्यापक बनना था, तो मैं इस फील्ड में हूँ। हर चीज ही जो भी थोड़ी ना होती है, जी जान लगा दो, मिल गई तो ठीक है, वरना एक लाइन हमेशा जिंदगी में याद रखना, भाड़ में गई, ठीक है ना, बस भाड़ में जाओ। एक ही लाइन याद रखो, आपने तो जी जान लगा दी ना। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में कुछ और नहीं है क्या। इस क्या महिला पे जिंदगी का, जिस पे कोई दुख नहीं आया था क्या। किसी महिला के लिए उसका पति चला जाना, संसार चला जाना जैसा समान होता है। अगर उसका पति में उसका मोह है ना, तो यूँ सोच के चलिएगा उसकी जिंदगी है, उसका संसार है। और उसके बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज इनको ना केवल सम्मान मिला है, फाइनेंशियली तो स्ट्रांग है ही है, पैसा मायने नहीं रखता है, पैसा तो आ ही जाएगा कहीं ना कहीं, हुनर है तो कदर हो ही जाएगी अपने आप से। मुद्दा ये है कि देश में नेशनल अवार्ड मिला है इनको, ये आप इनसे इंस्पायर हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घर में अभी गायें पालने लगे, मुद्दा ये है आपका कि ये काम भी तब होता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे कभी भी कोई भी ऐसा हो जाएगा। मुद्दा ये है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में। अब मैं पढ़ाना हूँ, मुझे पढ़ा के मज़ा आता है, मुझे इसमें बोरियत नहीं होती, मुझे मज़ा आता है कि मैं पढ़ाता जाऊँ, डेप्थ में डेप्थ बताता जाऊँ, चीज़ें समझाता जाऊँ, इस चीज़ में मुझे फील हो, अच्छा लगता है मुझे ये, तब मैं ये काम कर रहा हूँ। तो ये इनको गाय पालना अच्छा लगता है, इन चीज़ की इसकी महारत थी, इनके बेटे को इन्होंने कोर्स करवाया, तो ये लॉजिकली भी काम करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल और केवल मतलब ऐसे काम कर रहे हैं, तो लॉजिकली भी काम कर रहे हैं ये। तो खैर ये तो चीज़ें मायने रखती हैं चीज़ें आपकी। तो आपको मेरे शायद शब्द हैं वो जहाँ पहुँचाना चाह रहा था, वो शब्द आप तक पहुँच गए होंगे, है ना। ये एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे ही थे आपके लिए। तो जी जान लगा के मेहनत करो, पर कहीं टूटते हुए महसूस हो रहे हो ना, वहीं पे प्लान बी सी डी भी काम करेंगे। जिंदगी बहुत है, बहुत अच्छी है, बहुत ऑप्शन है। अच्छे जीवन में लोग रखो, कायदे के लोग रखो, एटलीस्ट दो चार ऐसे जो आपको थोड़े पॉजिटिविटी की ओर लेके जाएं, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, चलो ठीक है। सो झज्जर में अवार्ड मिला, ये तो चलो ठीक है। अब थोड़ा सा हम झज्जर के बारे में बात करें, झज्जर के बारे में चलो बात करते हैं। झज्जर कब बना है बताओ। झज्जर बना है 15 जुलाई को बना है, 15 जुलाई 1997 को झज्जर बना है। अच्छा सर, झज्जर जो है ना, ये एकमात्र हरियाणा की सीट है जो कि रिजर्व सीट में आती है, ये ध्यान रखना आप लोग। आरक्षित है, मतलब झज्जर के नाम से एकमात्र है, ऐसा नहीं कहूंगा बाकी और में नहीं। टोटल तो वैसे 90 सीटें हरियाणा में, 90 में से 17 सीटें आरक्षित है, जहां से शेड्यूल कास्ट वाले जो पर्सन है वो जीत सक, मतलब यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं मतलब। पर झज्जर खुद ही एक आरक्षित सीट है, ये याद रखना आप लोग। अच्छा सर ठीक है, झज्जर जो है ना हमारा, ये झज्जर जो जिला है ना सर, इसको आप किसी और नाम से जाना करते हो क्या। हाँ, झज्जर को एक भट्टा किंग के नाम से जाना करता है, ठीक है ना। झज्जर को जाना जाता है भट्टा किंग, भट्टा किंग के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा झज्जर को शहीदों का शहर भी कहते हैं वैसे, ठीक है ना। शहीदों का शहर भी कहा करते हैं इसको, शहीदों का शहर, शहीदों का शहर भी कहते हैं इसको हम लोग।
झज्जर नगर की स्थापना किसने करी थी सर? झज्जर नगर की स्थापना की थी छज्जू नाम के एक जाट ने की थी। छज्जू नाम का एक जाट था, इसकी वजह से इसको पहले वैसे छज्जू नगरी कहा करते थे ये। और छज्जू और गोज गहलावत है, इन व्यक्तियों के अनुरोध के ऊपर बाद में जो है ना इसको गोरी ने एक झज्जर शहर बसाया था, और फिर फाइनली करके इसका नाम जो है ना वो झज्जर गोरी ऐसे करके कई नाम पड़ गया। कई जगह पे इसको जारनगर भी मिलता है, कहते हैं यहाँ पे फवारे वगैरह बहुत थे तो करके, तो रोहतक से अलग करके इसको 15 जुलाई 1997 को एक अलग जिला वो बना दिया आपका। झज्जर जिले में दो बहुत बड़े शहर है या इंपॉर्टेंट शहर के रूप में जाने जाते हैं, तो इसमें से एक शहर है बहादुरगढ़, ठीक है ना। एक शहर जो है ना इसके अंदर वो है बहादुरगढ़, और बहादुरगढ़ शहर है एक तो, और एक शहर जो है ना वो कौन सा है इसके अंदर, बेरी है। बेरी और बहादुरगढ़ दो शहर है इसके अंदर, और माना जाता है कि बहादुरगढ़ की स्थापना राठी जाटों ने की थी, ठीक है। और बहादुरगढ़ को पहले वैसे सराफाबाद कहते थे, सराफाबाद पुराना नाम है इसका। इवन हरियाणा का गेटवे भी कहते हैं इसको, गेटवे ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना करते हैं बहादुरगढ़ को हम लोग। झज्जर जो है ना यहाँ पे एक बात और याद रखना है डियर आप लोगों को कि इसमें एक आपका भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसको वेटलैंड साइट का दर्जा दिया जा चुका है। दो ही वेटलैंड साइट है, सुल्तानपुर और एक ये है ना। हरियाणा का एक सैनिक स्कूल भी है, मातन हिल गांव में है, तीसरा सैनिक स्कूल है ये वाला हरियाणा का, और इसी जिले के अंदर ही पड़ता है ये वाला। इस गांव में एक मस्जिद भी है जो इंपॉर्टेंट है, काजी की मस्जिद है, ठीक है ना, काजी की मस्जिद है, दुजाना गांव में पड़ती है ये वाली, ठीक है। हरियाणा के पहले सीएम बेरी से ही तो थे, बेरी से पंडित भगवत दयाल शर्मा साहब, हाँ यहीं से तो थे, तो ये याद कर सकते हो आप लोग। इसके अलावा झज्जर का एक तालाव गांव है, उसको पिछले साल 27 सितंबर 2023 को ना हरियाणा में बेस्ट टूरिस्ट विलेज का दर्जा भी मिला था। झज्जर के गोरिया गांव से मनु भाकर भी आती है, जिनको अभी रिसेंटली शिपिंग और पोर्ट्स डिपार्टमेंट का ब्रांड एम्बेसडर। इसके अलावा हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी ये बना दी गई है मनु भाकर। और इसके अलावा आप याद रखना एक इंदौर नाम की जगह है जो मध्य प्रदेश में है, भारत का सबसे साफ शहर है, वहाँ पे एक शूटिंग एकेडमी भी इनके नाम पे बनाई गई है। झज्जर का एक लड़का अमन सहरावत भी है, अमन सहरावत अभी ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, बहरोड गांव से, ये गोरिया गांव से झज्जर की, ठीक है। याद रखना इन चीज़ों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। चलो अगला सवाल आपका है कि हरियाणा सरकार ने महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया का कार्यकाल कितना आगे बढ़ा दिया है? अगले आदेशों तक आगे बढ़ा दिया, आगे तो बढ़ा दिया है लेकिन अभी तक ये नहीं कंफर्म किया कि कितना आगे बढ़ाया है। इनका टेन्योर जो है ना वो 18 जनवरी 2025 को खत्म होने वाला था, अब इसे अगले आदेशों तक बढ़ा दिया है। भाटिया का कार्यकाल करीब 2 महीने बाद ही खत्म होगा, और इस जो किसी दूसरी महिला की नियुक्ति बाद में ही मिलेगी। हो सकता है पहले मतलब 18 अभी तक के लिए तो बढ़ा दिया है, नियुक्ति एक्चुअली पहले कर दी जाती है, अगर हो सकता है कोई और नाम आता है तो नया नाम आ जाए। रेनू भाटिया फरीदाबाद की रहने वाली है, भाजपा की नेता है, फरीदाबाद नगर निगम की डिप्टी मेयर भी रह चुकी हैं ये है वो क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा स्पेशली सिविल्स एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एचसीएस के लिए इस वीडियो को देख रहा है, वो तो इस सवाल के नोट्स ही बना लेना समझो, और बाकी सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका देख लेना पूछा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आज की कही हुई बात को याद करना, इन फ्यूचर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं? हरियाणा में ह्यूमन राइट कमीशन के नए चेयरमैन बने हैं, नाम है ललित बत्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है। सीधा सवाल है, वनडे एग्जाम कोई दे रहे हो उसके लिए इतना सवाल काफी है। अब आ जाओ सिविल्स वाले डिटेल पढ़ने के लिए। हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन, हरियाणा मानवाधिकार आयोग का जो नया चेयरमैन बने हैं, ये पद पिछले 19 महीनों से खाली था। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट या पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को इसके ऊपर फटकार भी लगाई थी कि इतना लंबे टाइम से कैसे हो सकता है। चेयरमैन बत्रा के अलावा सेवा मुक्त जिला सेशन जज कुलदीप जैन और एडवोकेट दीप भाटिया को मानवाधिकार आयोग का मेंबर बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी, ठीक है ना, ये हालांकि इसी के पहले चेयरमैन थे लेकिन अब रिटायर्ड हो गए, उनको आयोग का मेंबर बना दिया। दीप भाटिया दूसरी बार मेंबर बने हैं। इन नियुक्तियों को लेकर गृह सचिव अनुराग रस्तोगी जो है ना, इन्होंने इसके आदेश दिए हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, जो एचटेट का तैयारी कर रहा है ना बच्चा, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हरियाणा के गृह सचिव को ना अनुराग रस्तोगी, ठीक है, इसके लिए ऑफिशियल लेटर है ये वाला, देख लीजिएगा। अब थोड़ा और जाते हैं आगे। 1993 में संसद और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी, और यह भी प्रावधान किया गया था कि राज्यों का अपना स्वतंत्र राज्य मानवाधिकार आयोग होगा। हरियाणा सरकार ने भी हरियाणा के नागरिकों के लिए अलग अलग लेवल पर मानवाधिकारों के उल्लंघन से निपटने के लिए एक स्वायत्त आयोग प्रदान करने के लिए स्वयं राज्य का एक आयोग स्थापित किया।
हरियाणा के लिए मानवाधिकार आयोग की स्थापना पारदर्शी शासन और नागरिक अधिकारों के उल्लंघन के निवारण के लिए थी और सरकार इसके लिए प्रतिबद्धता भी दिखाना चाहती थी एक्चुअली। और किसी भी लोकतंत्र सरकार का अंतिम लक्ष्य होता है कि संविधान के आदेशों के अनुसार इस अधिकारों की सुरक्षा करना। हरियाणा मानवाधिकार आयोग सितंबर 2012 में अस्तित्व में आया था और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन को इनका अध्यक्ष बनाया गया था उस समय। इसके साथ ही दो अन्य सदस्य बनाए गए थे, एक का नाम था एच.एस. भल्ला माननीय सदस्य और एक श्री जे.एस. अलावत जो कि रिटायर्ड थे, उनको भी माननीय सदस्य बनाया गया। ये शुरुआती कार्यक्रम वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। 2018 में राजस्थान हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति S.के मित्तल को हरियाणा मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और के साथ साथ जो है ना वो के.सी. पुरी को सदस्य बनाया गया था यहीं पे। 2018 में श्री दीप भाटिया को एक सदस्य नियुक्त किया गया और इसके बाद में जो है ना वो ये कुछ ऐसे लिस्ट है जैसे कि आप देख सकते हो, संजय कुमार जैन भी बने, कुलदीप जैन, सुनील कुमार चौधरी, ठीक है इसके मेंबर लिस्ट में थे ये। हरियाणा मानवाधिकार, देखो मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के ऐसे मूलभूत अधिकार होते हैं जो किसी भी मनुष्य के लिए सामान्य जीवन जी सकने के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे मेरा अधिकार है कि मैं खुश रह सकता हूँ, मेरा अधिकार है मैं अकेला रह सकता हूँ, मेरा अधिकार है कि मैं नौकरी कर सकता हूँ, मेरा अधिकार है कि मैं एक अपना घर बना सकता हूँ, मेरा अधिकार है मैं संचरण कर सकता हूँ, कहीं पे घूम सकता हूँ, मेरा अधिकार है मैं बोल सकता हूँ। पर हाँ, कहीं पे किसी की मान हानि नहीं कर सकता मैं, ये जरूर है। किसी को दिल नहीं दुखा सकता, मतलब कहने किसी का अपमान नहीं कर सकता मैं। तो मानव अधिकारों का लक्ष्य होता है प्रत्येक व्यक्ति को समाज में सभी के साथ सहजता, खुशी के साथ जीवन व्यतीत करने के लायक बनाना। मानव अधिकार वास्तव में ये सभी अधिकार है जो किसी भी मानव होने के नाते मिलने चाहिए। सभी व्यक्तियों को भूख, बीमारी, लाचारी, कुपोषण, दमन से सुरक्षा चाहिए, सभी को घर चाहिए, नौकरी भी चाहिए, समाज में शांतिपूर्ण ढंग से रहने और काम करने के लिए संरक्षण चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को ये सब मिले और यह मानवीय गरिमा के साथ में समानता और स्वतंत्रता पूर्वक जी सके, यही तो मानवाधिकार है। हरियाणा में अभी बताया मैंने 2012 में ये जारी हुआ था और अधिसूचना के अंतर्गत हरियाणा में मानव अधिकारों की स्थापना और सुरक्षा के लिए हरियाणा मानवाधिकार बनाया गया था और स्टार्टिंग में इसके सबसे पहले अध्यक्ष बने थे न्यायमूर्ति श्री विजेंद्र जैन बने थे और श्री एच.एस. भल्ला सदस्य हरियाणा मानवाधिकार आयोग को 2016 को जो ना कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था, बाद में अध्यक्ष भी बन गए थे। इसका काम और शक्तियां क्या है? मानवाधिकार आयोग को राज्य स्तर पर सभी शक्तियां प्राप्त है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्राप्त है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी इसके समक्ष लंबित शिकायत आयोग अधिनियम के अनुसार निपटारे के लिए भेज सकता है। किसी भी मामले की जांच पड़ताल करना राज्य मानवाधिकार आयोग के मुख्य कार्यों में से एक आती है। जैसे शिकायत और निवारण है, आयोग हिंदी और अंग्रेजी भाषा में पीड़ित द्वारा या किसी उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा किसी न्यायालय में निर्देश या आदेश पर शिकायत प्राप्त कर सकता है या फिर पीड़ित व्यक्ति जो है ना वो स्वयं आयोग के कार्यालय में आकर अपनी शिकायत दे सकता है, ईमेल के द्वारा, पोस्ट के थ्रू, कहीं से मान लेते हैं किसी कोर्ट के थ्रू उसके अधिकारों का हनन हुआ है, किसी व्यक्ति ने किया है, किसी आयोग ने किया है, किसी अधिकारी ने किया है, तो वो शिकायत दर्ज कर सकता है। उस पर ये पूरी जांच करता है डिपार्टमेंट। शिकायतों के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है, फ्री में ही उनकी जो है ना वो इसके शिकायतों के ऊपर एक प्रॉपर रिपोर्ट बनती है और उसको शिकायत कंप्लीट करके उसको उसके ऊपर जाँच की जाती है। कुछ कानून है जैसे कि भारत में मानव अधिकारों की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण कानून है, जैसे बाल विवाह निषेध है, आतंकवादी विघटनकारी गतिविधियां हैं, आतंकवाद निवारक विधेयक है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक है, खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक है, भूमि अधिग्रहण आपका संशोधन विधेयक है, अत्याचार निवारक विधेयक है और वरिष्ठ नागरिक के सम्मान में भी विधेयक है। तो ऐसे कई सारे विधेयक है जो महिलाओं को या कह सकते हो आप आतंकवादी विरोधी गतिविधियां सभी से हमें मुक्ति दिलवा के और एक गरिमापूर्वक जीवन जीने के लिए अवसर देता है। ये बच्चों से रिलेटेड भी इसमें है, बाल श्रम, बच्चों का अवैध व्यापार, बच्चों की गुमशुदगी की बढ़ती घटनाएं, बच्चों का शारीरिक शोषण, यौन हिंसा, बाल विवाह, अपराधी बच्चों और किशोरों के लिए न्याय की समुचित व्यवस्था, ये सब कुछ भी मानवाधिकार काम करता है बच्चों के लिए।
महिलाओं के लिए भी है, कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं का अवैध व्यापार, उपेक्षित और बेसहारा महिलाओं का पुनर्वास, कार्यस्थल पर और सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, महिलाओं का पैतृक संपत्ति में अधिकार, महिलाओं में जो है ना वो अशिक्षा की समस्या, इन सभी पे भी जो है ना वो मानवाधिकार आयोग काम करता है। और बेसिकली जो उपेक्षित वर्ग है, मतलब एक वो ग्रुप जो फाइनेंशियली वीक है, बंधुआ मजदूरी करवाना, छुआछूत या अस्पृश्यता की प्रथा होना, सिर पर मैला ढोने की प्रथा या पुनर्वास की समस्या, बुजुर्गों की गरिमापूर्वक जीवन जीने के अधिकार, सुरक्षित करने के अधिकार, स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार। तो इस प्रकार मानवाधिकार का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, मतलब बच्चे, महिला, बुजुर्ग, उपेक्षित वर्ग, हर प्रकार के लिए मतलब ये मुद्दे हैं, उन सभी पे आप उनके आपके लिए जो है ना सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है ये मानवाधिकार आयोग। और ये न्यायपालिका का भी योगदान है इसके अंदर। जब भी सरकारी तंत्र या किसी भी संस्था के द्वारा व्यक्ति विशेष रूप से मानव मौलिक अधिकारों या मौलिक अधिकारों को निलंबित किया गया, जहां जहां पे भी समस्या हुई है वहां वहां पे ये हेल्प करने के लिए कोशिश करता है। हरियाणा मानवाधिकार आयोग जो है ना वो 2015 राज्य के अधिकारी और कर्मचारियों को मानव अधिकारियों के प्रति जागरूक करने के लिए सुशासन वर्ष के रूप में मनाया गया था 2015 को। और इसी श्रृंखला में 9 जनवरी 2015 को गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार में, 20 मार्च 2015 को KLPG कॉलेज रेवाड़ी में, और 2015 में MDU रोहतक, 2015 में नगर निगम सभागार फरीदाबाद में, और ऐसे आपका जो है ना करनाल में, इसके अलावा जो है ना आपका अंबाला में, ऐसे अलग अलग सभाओं का आयोजन किया था जहां पे लोगों को समझाया जा सके कि मानवाधिकार आयोग क्या है, इनकी उपलब्धियां क्या है, कैसे जो है ना लोगों के बीच में ये काम करता है, कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हो। इससे आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, स्कूल के बच्चे, युवा वर्ग, स्वयंसेवी, इन सभी को जो है ना इससे कनेक्ट करके लोगों को समझाया जाता है। लोगों को समय समय पे जो है ना इसका अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहते हैं आपके। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के लिए, क्योंकि मैंने इससे पहले सिविल्स में इसके कई सारे क्वेश्चन देखे थे, तो करके मैंने पहले इसको हाईलाइट किया था आपके लिए। आपके लिए करंट अफेयर का एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा जो है ना, इसमें 160 से ज़्यादा देशों से 3700 प्रतिनिधियों की ऐतिहासिक उपस्थिति देखी गई है। तो इसके अंदर जो है ना बेसिकली इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सभा के लिए अब तक की सबसे अधिक भागीदारी के लिए किसे अध्यक्ष चुना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताना इसका ठीक आंसर क्या रहेगा हमारा। मैं फिर मिलता हूँ आपको अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।